जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में लिखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों को, मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें वो ही 7 गुण जो लिए गए थे जो कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुने। उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो एक जोड़े का गुण था, जो जो एक गुण था वो दूसरे गुण को दबाने की उसमें क्षमता थी। तो जो दबा लेता था, जो हम आ, जैसे हम बात करते हैं उसमें भी देखते हैं कि कोई जब 4 लोग खड़े होते हैं उसमें से हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई एक इंसान बहुत ज्यादा सब पे हावी होने की कोशिश करते, तो हम कहते हैं वो प्रभावी। तो ऐसे ही उन्होंने जो गुण दूसरे गुण को दबाने में सफल हो गया उसको प्रभावी बोला, और जो बेचारा अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया उसको अप्रभावी बोला। तो मेंडल ने गुणों की वंशागति के लिए क्या जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार है उस चीज को उन्होंने कारक बोला। तो कारक, जिसको बाद में हमने किस नाम से जाना, वैज्ञानिकों ने उसको क्या नाम दिया? जीन। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो हम मेंडल ने, चूंकि उस टाइम तक ये सब चीजें नहीं अध्ययन किया गया था, क्योंकि जिस काल में मेंडल का जन्म हुआ था उस काल में जीव विज्ञान पे बहुत ज्यादा शोध नहीं चल रहा था। उस टाइम रसायन विज्ञान और फिजिक्स, इन पे ज्यादा शोध चल रहा था। तो इसीलिए किसी ने इनके जितनी भी खोज थी, जितने भी प्रयोग थे, उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा। तो इसीलिए इन्होंने जो जो इस टाइप के शब्द बनाए, ये बाद में जब पता लगा कि इनकी जो खोज है वो तो हमारे लिए इतनी लाभकारी है, तो फिर इनको पूरा इस चीज का इनको क्रेडिट दिया गया। तो इन्होंने मेंडल जो गुणों की वंशागति के लिए जो जिम्मेदार होते हैं उनको उन्होंने बोला कारक। अब गुणों के जोड़ों में से जो उन्हें प्रभावी लक्षण दिखा तो उसको उन्होंने अंग्रेजी के बड़े लेटर से लिखना शुरू करा। अगर जैसे लंबाई है तो अगर लंबाई का हम देख रहे हैं तो उसमें जो लंबा है उसको कैपिटल टी लिखना शुरू करा, बड़ा अक्षर लिखा, और जो बौना है उसको छोटा टी। जैसे फूलों के रंग में भी, अगर लाल रंग का फूल है, लाल अगर सफेद के ऊपर प्रभावी होता है तो लाल को उन्होंने इंग्लिश का आर लिखा, और जो सफेद था उसको स्मॉल आर लिखा। ऐसा नहीं है कि उसका दूसरा नाम रखा, नहीं तो फिर उनके अध्ययन के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए उन्होंने अप्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के उसी के छोटे अक्षर से व्यक्त किया। आइए आगे देखते हैं। तो मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए, मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं, 2 कारक होते हैं, और जब ये कारक समान होते हैं तो इनको, मैंने ये आपको शब्दावली में भी पढ़ाया है, समयुग्मजी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होमोजाइगस बोला जाता है। और जब ये विपरीत होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग गुणों वाले एक साथ व्यक्त होने की कोशिश करते हैं, पर व्यक्त एक ही होता है जो प्रभावी होता है, तो उस स्थिति को हम विषम युग्मजी या इंग्लिश में जिसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिखाया है, अगर हमने लंबाई का लिया है, अगर दोनों ही कारक समान है, देखिए यहाँ पे दोनों ही बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, कैपिटल टी, तो उस वाले को हम समयुग्मजी कहते हैं। और जहां पे एक बड़ा अक्षर है अंग्रेजी का और उसी का एक छोटा अक्षर, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है, तो इसको विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो इन्होंने गुणों को व्यक्त करने वाले कारक को इस प्रकार से समझाया। अब मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग करने शुरू करे। मेंडल एक चर्चा पादरी थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। वो पादरी वहां पर थे, पर उनका जो बहुत उनको शोध कार्य में बहुत ज्यादा रुचि थी। तो अब पादरी थे तो वहां पे जीवों में प्रयोग तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वहां पर पौधों पे प्रयोग करना शुरू करा। उसमें भी पौधों में भी उन्होंने बहुत सारे पौधों को जांचा परखा, और उसके बाद उन्होंने
एक पौधे पे ज्यादा उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसका कारण क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो मेंडल के जो संकरण प्रयोग थे उसमें क्या था, इच्छित लक्षणों की संतान प्राप्ति हेतु आनुवांशिक रूप से अलग दो प्राणियों के मध्य अपनाई जाने वाली, मैंने आपको पहले ही बताया था, कृत्रिम पर परागण। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, इसकी क्रिया को संकरण कहते हैं। क्योंकि अगर वो स्वपरागण हमने करने दिया तो फिर इच्छित थोड़ा ना मिलेंगे, फिर तो वो जो भी गुण कारक अपने आप लेके जाना चाहेंगे ले आएंगे। लेकिन मेंडल को तो एक शोध करना था, उनको तो जानना था कि कैसे जाते हैं, कौन कौन से लक्षण अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। तो उन्होंने फिर इच्छित लक्षण वाली संतानों की प्राप्ति के हिसाब से उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कराने का निर्णय लिया। अब इस क्रिया में क्या किया, इस क्रिया में इन्होंने, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पॉलिनेशन परागण की क्रिया में समझाया था। इसमें क्या होता है, मादा जनक पौधे के पुष्पों के परिपक्व के पूर्व ही जो वही द्विलिंगी जो पौधा है उसके जो परागकोश है उनको काट देते हैं, उनको निकाल देते हैं, ताकि वो क्या ना कर पाए, ताकि वो स्वपरागण ना कर पाए, उन परागकोशों को निकाल देते हैं। इसके पश्चात नर जनक वाले पौधे से परागकण लेकर मादा जनक के वर्तिकाग्र पर छिड़ककर कृत्रिम परपरागण की क्रिया कराती है। तो ये जो हम पहले से ही परपरागण में पढ़ चुके हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम इमैस्कुलेशन कहते थे, जिसमें हम परागकोशों को निकाल देते थे। तो उसकी क्रिया का नाम हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था विपुंसन। विपुंसन वो क्रिया है जिसमें हम परागकोशों को काट देते हैं। हमने उसमें देखा था कैंची से काट देते हैं या अल्कोहल डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हमें जो लक्षण चाहिए, हमें मतलब जो भी शोध कर रहा है उसको जो लक्षण चाहिए, फिर वो नर जनक उसी लक्षण वाले नर जनक पौधे के परागकण, सेम प्रजाति एक ही होनी चाहिए, तो उसके परागकण लेकर कहाँ पे उन्होंने छिड़के, मादा जनक के वर्तिकाग्र। हम पढ़ चुके हैं ये चीज पिछले अध्याय, जब मैंने आपको पहले एक दूसरा अध्याय पढ़ाया था जिसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें ये सारी क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या है, नर जनक वाले पौधे से परागकण लेकर जो मादा जनक का वर्तिकाग्र जो कि चिपचिपा होता है, जो कि मैंने आपको बताया था चिपचिपा इसलिए होता है ताकि उसपे जो परागकण है वो चिपक सके, ताकि उसके बाद वो आगे पराग नलिका बनाए और जाके फिर निषेचन की क्रिया के लिए बीजांड में प्रवेश कर सके। तो मादा जनक के वर्तिकाग्र पर उनको छिड़क दिया जाता है। इच्छित लक्षण वाले होने चाहिए वो परागकण। तो ये कैसे होता है, कृत्रिम परागण है, क्योंकि हमें जो लक्षण चाहिए उसके हिसाब से हम परागण करा रहे। तो जो परागकोशों को निकालने की क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, विपुंसन। विपुंसन मतलब इमैस्कुलेशन, मतलब जो नर युग्मक वाले भाग हैं उसको हमने काट दिया। और उसके बाद जो क्या करते हैं, उसके बाद जब अपने मादा जनक के वर्तिकाग्र पर जो आपके इच्छित वाले परागकण है, जब वो आपने छिड़के, उसके बाद आप उसको क्या कर देते हैं, एक थैली से, थैलीकरण बोलते हैं जिसको, थैली से बंद कर देते हैं, ताकि उस पर कोई और परागकण ना आ सके, ताकि जो हमारी इच्छित गुणों वाली संतान है हमें वो प्राप्त हो। तो उन्होंने भी यही किया। तो उन्होंने संकरण की क्रिया विधि में जो पौधे प्रयोग किए, तो हम सभी जानते हैं जो पौधे प्रयोग होते हैं उनको हम जनकी पौधा कहते हैं, जनकी पौधे कहते हैं। और संकरण से प्राप्त होने वाली संतान को हम क्या कहेंगे, संकर संतान। अब मेंडल ने क्या किया, जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उन्होंने अपना सारा अध्ययन धीरे धीरे किस पे केंद्रित करा, मटर के पौधे पे। मटर जिसको इंग्लिश में पाइसम सटाइवम कहते हैं। तो उन्होंने सारा ध्यान मटर के पौधे पर ही केंद्रित करा। तो उन्होंने कुछ चीजें अपने ध्यान में रखी, उनके कुछ चीजें उन्होंने सोच के रखी थी कि इसके हिसाब से ही मैं आगे का शोध कार्य करूंगा। अब उसमें से देखिए,
उन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग हेतु एक बार में एक ही लक्षण का विचार किया। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने 7 तरीके के लक्षणों पे प्रयोग किए, मैं आपको लिस्ट दिखा चुकी हूँ पहले तो, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने एक ही पौधे के 2-3 लक्षण लेके शुरू में ही करना शुरू किया। पहले उन्होंने एक ही लक्षण का विचार किया, उसके बारे में सब कुछ जाना। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रयोग को प्रथम पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी तक प्रयोग किए।